हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ साइंस क्लास 9 का जो बुक है उसके ऊपर आप वो वीडियो देख रहे होंगे और जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 8 में जो टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड लॉ हम पहले ही समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देख लो, क्योंकि सब स्टेप बाय स्टेप होता है। साइंस और मैथमेटिक्स में एक चीज़ आपको समझनी होगी, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर से जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट से फिर आप सेकंड चढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राउंड से आप सेकंड पहुंच जाए। आप लिफ्ट यूज़ करेंगे अलग बात है, लेकिन लिफ्ट में भी ग्राउंड के बाद पहले फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। तो ऐसे ही है, एक एक चीज़ को समझते जाएंगे तो अगला कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, लॉ को जो है थर्ड लॉ को पढ़ लेते हैं। इसकी दो प्रकार से परिभाषा दी जाती है। एक है इफ एन ऑब्जेक्ट exerts force on a second object, then second object exerts equal and opposite force on the first object. स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। EXERT, exert। छोटी छोटी एरर्स हो जाती हैं हमेशा। exerts, इसको ठीक से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। exerts इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रही है, तो जैसे ही वो फोर्स लगाएगी ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन विपरीत होगी। एक फोर्स ऐसे जा रही है तो दूसरी ऐसे जाएगी। इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अलग अलग सिचुएशंस में समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, और ये आपने अनुभव किया हुआ है। आपने इस चीज को एनालाइज नहीं किया होगा, लेकिन इन चीजों को आपने अनुभव किया होगा। ऐसे एक्सपीरियंसेस जहां पे थर्ड लॉ काम करता है। दिवाली पे आप रॉकेट चलाते हैं, आपको ध्यान है रॉकेट में क्या होता है, ऐसी उसकी शेप होती है। आप उसको किसी बॉटल में रख देते हैं, स्टिक से बंधा होता है, तो यहां पे आप आग लगाते हैं। आग लगाने से क्या होता है, इसके अंदर जो बारूद जलता है, वो बारूद जलता है बड़ी तेजी से, बड़े हाई टेम्परेचर पे। तो क्या होता है, गैसेस बनती हैं, वो गैसेस रिलीज होती हैं नीचे से, तो रॉकेट ऊपर जाता है। गैसेस नीचे की ओर जा रही हैं जो बारूद के जलने से निकलती हैं, रॉकेट ऊपर जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बैलून को मान लीजिए आप फुलाते हैं और वो बांधने से पहले आपके हाथ से छूट जाता है, तो बैलून आगे भागता है। क्यों आगे भागता है, बैलून के अंदर जो हवा है वो हायर प्रेशर पे होती है। हायर प्रेशर पे है तभी बैलून फूलेगा। तो जब आपके हाथ से छूट गया बैलून या आपने छोड़ दिया, तो वो हवा बाहर निकलेगी, सीधी हवा बाहर निकलेगी, बैलून आगे जाएगा। कई बार अगर आप किश्ती पे चढ़े हैं या किश्ती से उतरे हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही आप नाव से बाहर जंप करते हैं किनारे पे, और नाव को अगर किसी ने पकड़ नहीं रखा तो आप बाहर जाएंगे तो नाव पीछे जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, हम ऐसे सिंपल एग्जांपल बना देते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं, ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर,
उसका मान लीजिए क्वांटिटी है Q, कुछ भी मान लीजिए। जैसे ही ये फोर्स लगेगी उसी समय ये ऑब्जेक्ट सेकंड, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसकी भी क्वांटिटी सेम होगी, इक्वल, लेकिन डायरेक्शन विपरीत होगी। ये एक नेचर का लॉ है। सेकंड वाला ऑटोमेटिकली इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसका क्वांटिटी मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब इक्वल फोर्स होगी, सिर्फ डायरेक्शन विपरीत होगी। अगर आपने ध्यान दिया है, जब लोग राइफल फायर करते हैं उसको बड़े जोर से कंधे पे दबा के रखते हैं। क्यों? जैसे ही राइफल में बुलेट के ऊपर जो अंदर गोली है उसके ऊपर स्प्रिंग से उसको मारा जाता है, मतलब फोर्स लगाई जाती है, अंदर मैकेनिज्म होता है राइफल के अंदर जो बड़ी फोर्स से इस बुलेट के ऊपर टकराता है, तो बुलेट बाहर जाती है। ये राइफल है, ये इसका बट है। बुलेट बाहर जाती है तो बुलेट क्या करती है, गन के ऊपर जोर लगाती है, तो आपके कंधे पे झटका लगता है। ये जो बट है आपके कंधे पे झटका लगेगा। इवन पिस्टल में भी, पिस्टल को जैसे ही आप ट्रिगर दबाएंगे, अंदर जो मैकेनिज्म है वो बुलेट पे जोर डालेगा, बुलेट बाहर जाएगी, और वो जो पिस्टल पे जो बुलेट है पिस्टल पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी और आपके हाथ में झटका भी लगेगा। क्यों झटका लगेगा? क्योंकि पिस्टल पर भी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो बुलेट पर जो है वो गन लगाती है फोर्स, और जो बुलेट है वो गन पर फोर्स लगाती है। तो बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे की ओर जाएगी, आपके कंधे पे टकराएगी। अगर आप जाएंगे कभी एनसीसी करने के लिए, वहाँ पे राइफल ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इसको यहाँ पकड़ के रखना है। अगर पकड़ के नहीं रखेंगे ठीक से तो आपकी कॉलर बोन भी टूट सकती है, इतनी जोर से रिएक्शन होता है। तो ये एक्शन है बुलेट का बाहर जाना, ये रिएक्शन है। ये एक्शन है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये रिएक्शन है। बैलून से हवा निकली, वो एक्शन है। हवा क्यों निकल रही है? क्योंकि अंदर एयर प्रेशर ज्यादा है, हवा बाहर आएगी, तो रिएक्शन से ये आगे जाएगा। रॉकेट का भी ऐसे ही। रॉकेट में जब आपने आग लगाई तो यहां से वो गैसेस निकलेंगी, बड़ी हॉट होती हैं गैसेस, बड़ी तेजी से निकलती हैं। ये हो गया एक्शन। हमने बारूद को आग लगाई, गैसेस बनी, बाहर आई, तो रॉकेट ऊपर गया, रिएक्शन। तो ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। इवन स्प्रिंग बोर्ड से जब करते हैं, जब डाइवर्स, तो बोर्ड रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। अब इसमें एक और चीज समझने वाली है। बुलेट और गन से ही हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, दोनों का जो रिएक्शन और एक्शन की जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल फोर्स है, इक्वल फोर्स या इक्वल फोर्स कहेंगे। सिर्फ डायरेक्शन अलग है, एक्शन इधर होगा तो रिएक्शन ऐसे होगा, लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो अलग होगा। क्यों? बुलेट जो बिल्कुल छोटी होती है, कुछ ग्राम उसका वजन होता है, तो उस पर जब फोर्स लगाई हमने, हमें मालूम है F = ma, हमने एक फोर्स लगाई फिक्स्ड क्वांटिटी Q, तो मास उसका मान लीजिए है 50 ग्राम। तो ये Q को जब 50 ग्राम से हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। इतनी एक्सेलरेशन से बुलेट जो है आगे जाएगी। वही फोर्स गन पर भी लग रही है, लेकिन गन का वेट ज्यादा है,
गन का वेट इसका मान लो 50 ग्राम है, उसका मान लो हो सकता है 2000 ग्राम या 2500 ग्राम हो या 3000 ग्राम हो। राइफल काफ़ी भारी होती है, तो ये वैल्यू छोटी होगी। आप समझ रहे हैं ना, जब डिवाइड करने वाला नंबर बढ़ जाता है तो वैल्यू छोटी हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल करके बताऊं, मान लो आप 100 को 5 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 20। अगर 100 को आप 50 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 2। जैसे ही डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है राइफल में जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो कम होगी। राइफल उतनी तेजी से पीछे नहीं भागेगी जितनी तेजी से बुलेट आगे गई है, क्योंकि बुलेट छोटी है, उसका मास कम है, उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। वही फोर्स जब बुलेट गन पे लगेगी, गन भारी है, वो पीछे कम एक्सेलरेशन से जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों में सेम एक्सेलरेशन नहीं होगी, सेम फोर्स लग रही है। हाँ, मान लीजिए दोनों का मास सेम है, फिर सेम एक्सेलरेशन होगी। ठीक है। तो जैसे आप फुटबॉल को किक मारते हैं पांव से, आपने पांव से इसको हिट किया, तो जैसे ही आपने फुटबॉल को हिट किया तो फुटबॉल आपके पांव को हिट करेगा। इक्वल रिएक्शन, ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, इक्वल अमाउंट से। लेकिन फुटबॉल का वेट कम होता है, वो ज्यादा दूर तक जाएगा। आपका शरीर का वेट कम है, ज्यादा है, इसलिए आप ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। आपको हल्का सा बस फील होगा कि चोट लगी है या थोड़ा सा दबाव पड़ा है, चोट भी नहीं, दबाव पड़ा है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा, उसकी डायरेक्शन लेकिन विपरीत होगी। इक्वल फोर्स अप्लाई होने के बावजूद भी दोनों में जो है, जो रिएक्शन होगा, मतलब जो उसका रिजल्ट होगा, प्रभाव होगा, वो समान नहीं होगा। बुलेट हल्की चीज है, बॉल हल्की चीज है, वो दूर तक जाएगी, लेकिन गन जो है भारी है, वो कम पीछे जाएगी। खिलाड़ी पीछे नहीं जाता बॉल की उसको किक मारने से, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज हैं, तीनों मैंने समझा दिया आपको। तीसरा बहुत सिंपल है और आपने कई बार इसको अनुभव भी किया अपने डे टू डे लाइफ में। इसको आपने कैसे लिखना है, आंसर कैसे देने हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए। तो इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर है, मेरे को लगता है कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपके बुक में इन्होंने काफ़ी छोटा कर दिया है। हाँ, तो अब इसके बाद में जो इसके चैप्टर के क्वेश्चंस हैं कुछ, वो मैं आपको समझा दूंगा अलग वीडियो में। यहाँ ये क्वेश्चंस हैं सेक्शन 8.3 में, और उसके बाद में उसकी एक्सरसाइजेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, और आपके चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व है, उनको समझिए, क्योंकि न्यूमेरिकल समझने से ही आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। कॉन्सेप्ट समझने से आप न्यूमेरिकल हल करेंगे, न्यूमेरिकल हल करने से आप कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। तो मैं एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन आपको नहीं समझाऊंगा, वो आप खुद समझिए। मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन 8.3 के, वो जो एक्सरसाइजेज के हैं, वो मैं अलग से एक या दो वीडियो बना के समझा दूंगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।